पेमेंट वाले का इंटरेस्ट हो चुका था वैसे, पर मैं उसको बहुत सही तरीके से एग्जाम्पल में और बेटर उसमें करूंगा, क्योंकि वो ना थोड़ा सा टेक्निकल है, और अच्छे से बताऊंगा, और क्यू क्यू भी और आर भी डाल दूंगा। सर आपको पेमेंट वाले के नोट्स मैंने कुछ ऐसा ना चेंज नहीं करा था वैसे, कल पेमेंट वाले में चेंज करा था मैंने कुछ, ऐसी भेज दो जो वाली फाइल थी, ये रही है। किसी का आईफोन है क्या? कुछ भी नहीं छोड़ना है यार, 4 लाइनें छोड़ दे जितना वो उस पेज में ही मतलब हाफ पेज चाहिए, बस हाफ पेज। हाँ तो वो तो आप पूरा ही नोट कर रहे होगे। सर हाँ जी। सर आपने वो पिछली क्लास के नोट्स भी भेजे नहीं। अभी भेज रहा हूँ, बस वही कर रहा हूँ। और आज हम क्या चार्ज कर रहे हैं? हाँ जी। ओके। आलोक जी आज आप आए नहीं? सर नींद थोड़ी लेट खुली थी और कल अच्छा, टेस्ट है तो सोचा घर पे बैठ जाता हूँ। ठीक है। ओम पूछ रहा था। शांति है ना थोड़ी। चलिए। हाँ जी। मंडे बोला है मैंने, 21 नहीं बोला था मैंने, मंडे बोला था मैंने मंडे बोला था। हाँ, वर्किंग डे वाले दिन तो बेटे जो आएंगे ना 2 बच्चे, तो ध्यान रखियो ट्यूसडे खत्म है तुम्हारा कोर्स। लिंक भेज दूंगा वीडियो का, मजाक नहीं कर रहा, सही में कह रहा हूं। ध्यान रखना इस बात का बस। अनुराधा मैम तो मजाक मजाक में पिटाई करने की सोच रही है। मैं मजाक नहीं करूंगा बेटे, सीधा घर पे कॉल जाएगा पहले तो, और ऐसा इतना बड़ा बम फोड़ूंगा ना घर पे, पूरी कहानी 8 महीने की बताऊंगा तुम्हारी, समझ रहे हो? हाँ, सबसे पहले जाएगा स्वास्तिक जी के घर। हाँ, अब मतलब तेरा फीडबैक देने लखनऊ तक आऊं। मतलब भरोसा भी नहीं, तो सही एड्रेस देगा, कहीं भी पहुंचा देगा, पता नहीं। तुमको डिलीवर करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल एंड स्ट्रेट। और ये अभी सीएमए वाले बच्चों का टेस्ट है, अभी सीए वाले बच्चों का ही बता रहा हूँ, ठीक है। आपका भी जो टेस्ट होगा उसमें तुम्हें डिलीवर करना पड़ेगा भाई, ठीक है। नहीं सोना तो मत सो घर पे, 4 घंटा सो जाओ जो भी है, पर तुम्हें डिलीवर करना पड़ेगा। बहुत मेहनत लगती है भाई पूरा बैच खत्म करने में, सोच के देखो, उससे जनवरी से लगे हुए, समझ रहे हो, जनवरी से सितंबर आ गया। कुछ तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए यार तुम्हारी भी, थोड़ा ना मतलब मजे मजे में बस हो गया, ठीक है। फोन दिखा, हिस्ट्री दिखा, ये सब ही चलता रहेगा बस जिंदगी भर, समझ रहे हो, सही चीज नहीं है ये, डिलीवर करना पड़ेगा तुमको। आइए, चार्जिंग सेक्शन देखो बच्चे, अच्छा चैप्टर है ये। आज की क्लास आपको लाइट रहेगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर 4-5 पॉइंट क्रिटिकल आएंगे, पर ऐसे नहीं है, वो चार्ट्स बन जाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, ये जो चार्ज अंडर जीएसटी है, जैसे कि आपने इनकम टैक्स में देखते थे आप, तो कह सकता हूं कि चार्जिंग सेक्शन होता था, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन 22, ठीक है। अदर सोर्स का 56, पीजीबीपी 28, कैपिटल गेन्स 45, और सैलरी 15। लेकिन ये तो हेड के चार्जिंग सेक्शन थे, एक चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 4 भी था। सेक्शन 4 इज द चार्जिंग सेक्शन इनकम टैक्स, इफ अ पर्सन अर्न्स इनकम इट इज चार्जेबल टू टैक्स। तो मैं अभी जीएसटी में जाने से पहले मैं आपको पहले इंटेंशन क्लियर करना चाह रहा हूं कि सर जी ये जो सेक्शन 4 है,
ये क्या कह रहा है, इनकम टैक्स का, ठीक है। इफ अ पर्सन अर्न्स एनी इनकम इट इज चार्जेबल टू टैक्स। यानी कि व्हाट इज द ट्रिगर पॉइंट, कि अगर आपने अर्न करा, इनकम अर्न करी, तो उस पर क्या लग जाएगा, टैक्स लग। हालांकि हमने ट्रिगर पॉइंट जीएसटी में देख लिया, जीएसटी में ट्रिगर पॉइंट क्या था, सप्लाई, समझ रहे हो। लेकिन ये चीज कोई सेक्शन तो हमने तो सप्लाई का मतलब देखा था ना। बट व्हाट इज द चार्जिंग सेक्शन, की ऐसा आप क्या करोगे जो जीएसटी लग रहा है, तो वो चार्जिंग सेक्शन कहाँ दिया है बच्चे, सेक्शन 9 ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी टू बी वेरी स्पेसिफिक। और आई ऐसे सीजीएसटी का भी कुछ चार्जिंग से, अच्छा ठीक है ऐसे बोलता हूं, सीजीएसटी लगेगा कौन सा सेक्शन बोल रहे हैं, सेक्शन 9। अब आप बहुत डेवलप्ड हो, सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। एसजीएसटी भी लगता होगा, तो वो कौन बोलता है, सेक्शन 9 ऑफ एसजीएसटी एक्ट। आईजीएसटी भी लगता होगा, वो बोलता है सेक्शन 5 ऑफ एसजी ऑफ आईजीएसटी एक्ट। ठीक है, तो आई थिंक यहां लिखा भी होगा सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी। मुद्दे की बात ये है, सेक्शन 9 के अंदर 5 सब सेक्शन है, 9 सब सेक्शन 1, 9 सब सेक्शन 2, 3, 4, 5। 9 सब सेक्शन 1 क्या कहता है, बहुत आसान बात, वो कहता है कि जीएसटी लगेगा इंट्रा स्टेट सप्लाई पे, चाहे गुड्स बेच लो चाहे सर्विस बेच लो, मैक्सिमम रेट लगेगा 20%। ठीक है जी। और लिख देगा एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आइए अब हम इसको लैंग्वेज में पढ़ते हैं। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 says, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 says सर ये जितना भी, सीजीएसटी। ये अभी एक जितने बार भी मैं अपने, समझाऊं, हाँ जी। सर ये जो ब्लैक ब्लैक आपने इतना मार्क किया है, वो जो भी बाउंड्री बनाई है, थोड़ा इरेज कर दो, नोट्स में अभी ना वो, इशू होता हाँ है। अभी मैं कर दूंगा एक बार अभी। ठीक है, एक बार रुकना बस एक बार। ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, इज लेवीड, सेक्शन 9 कहते हैं कि सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। अच्छा ये इंटर स्टेट की बात क्यों नहीं कर रहा, एग्जैक्टली वो सेक्शन 5 बात करेगा ना। ठीक है, तो जब मैं सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी की बात कर रहा हूं, तो वो तो सिर्फ इंट्रा स्टेट की बात ही करेगा ना। किस चीज पे लगेगा, सप्लाई ऑफ एक्सेप्ट लिकर, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को बाहर कर दिया। अब सवाल ये है कि ये जो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, ये किस चीज पे लगेगा, ऑन द वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 15 एंड एट द रेट्स प्रेस्क्राइब्ड। मैं आपको गुड्स के भी रेट दे दूंगा, याद नहीं करने होते, सर्विसेज के भी रेट दे दूंगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन ऑब्वियसली मॉड्यूल में लिखा हुआ है तो ऐसे पता होना, इस पे पॉइंट 1 2 पे 6 7 रेट होते हैं। ठीक है, फालतू की बात है वो। और अगर परसेंटेज बेसिस पर होता है तो उसे क्या बोला जाता है बच्चे, एड वैलोरम बेसिस। आपको ध्यान होगा मैंने बोला हुआ है। एंड आई एम सेइंग व्हाट इज द मैक्सिमम रेट, सो दिस इज एज पर सीजीएसटी। यानी कि सीजीएसटी मैक्सिमम कितना हो सकता है, 20%। एसजीएसटी भी कितना हो सकता है, 20%। यानी कि मैक्सिमम सरकार 40% पे जा सकती है। ये बस सुनते जाइएगा, मैं नोट करने का टाइम दे दूंगा। 9 सबसेक्शन 1 क्लियर है। 9(1) ये कहता है कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पे। मैं किस चीज पे लगेगा, वैल्यू डिटरमिन्ड एज पर 15 एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड, एड वैलोरम बेसिस होता है। एंड बस यही वाली बात है। ठीक है ना, क्लियर है। 9 सबसेक्शन 2 कहता है कि भाई ये जो 5 प्रोडक्ट थे ना, इस पे सीजीएसटी कब से लगेगा, दिस जीएसटी काउंसिल विल डिसाइड, the government will issue notification that from which date we will charge GST। अभी तो इस पे नहीं लग रहा, अभी इस पे क्या लग रहा है बच्चे, सेल्स टैक्स लग रहा है। CGST SGST will be levied with effect such date as you notified on the following, यानी कि will be levied with effect on as per the notified date, जो अभी तक नहीं है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। एक बार फ्लो में सुनते जाइएगा फिर नोट कर लिए। 9 सबसेक्शन 3 सारा का सारा चार्ज 9 सबसेक्शन, दैट इज जीएसटी ऑन आरसीएम। अभी तक आपने आरसीएम का सिर्फ मैकेनिज्म देखा था, जिसमें जो सप्लायर होता है वो बेचता है, लेकिन जो जीएसटी होगा वो रेसिपिएंट ही जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन सी सर्विसेज और कौन कौन से गुड्स पर आरसीएम है, ये 9 सबसेक्शन 3 बता। 9(1) डन हो चुका है, 9(2) डन हो गया, मैंने आपको जितना बताना था। 9(3) क्या कह रहा है कि जीएसटी लगेगा किस बेसिस पर बच्चे, ऑन नोटिफाइड गुड्स
and notified services which is notified by the central government on the recommendation of council. हमारा यही चलना है आज की क्लास और अगली क्लास। ठीक है, बीच में हल्का फुल्का आता जाएगा, अरे सर 9 सबसेक्शन 4 भी आरसीएम है। हाँ बेटे, इसके अंदर कोई नाम नहीं आने वाले, लेकिन इसमें यह है, अगर एक अनरजिस्टर्ड इंसान दूसरे नोटिफाइड रेसिपिएंट को, और ये कौन होगा, रजिस्टर्ड इंसान, अगर नोटिफाइड गुड्स और सर्विस देता है तो इस पर आरसीएम। सर क्या मतलब, आपको सिर्फ लैंग्वेज आता है। 9 सबसेक्शन 4 कहता है दैट सप्लाई इज मेड बाय होम, बाय अनरजिस्टर्ड। क्या चीज की सप्लाई करी उसने, नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज। कौन से नोटिफाइड है मुझे नहीं जानना, रिसीव किसने करा, नोटिफाइड रेसिपिएंट ने। तो ये 9(4) में आ जाएगा और इस पे आरसीएम लग जाए। ठीक है जी। लास्ट इज 9 सबसेक्शन 5, दैट इज ईसीओ के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अमेजोन, जोमैटो, इनके बारे में काफी डिटेल चर्चा, कौन बिल रेस करेगा, क्या करेगा, थोड़ी सी हाई लेवल बात इसके अंदर 9(5) में आई। क्लियर है जी, कि भाई नोटिफाइड रेस, ठीक है, मुझे बताइए, ऑल क्लियर टिल हेयर। अब एक छोटी छोटी बातें बोल रहा हूं, आप यहाँ पे, अब देखो मैंने क्या लिखवा रखा, इंट्रास्टेट सप्लाई क्या होती है, सब आपको पता है बात। लोकेशन और प्लेस आर इन सेम स्टेट तो इंट्रा, इंटर क्या होता है, लोकेशन आर इन डिफरेंट स्टेट तो इंटर। ठीक है बच्चे, अब आप मुझे बताइए, क्या आप इसको पहले नोट करना चाहेंगे, कर लीजिए। अब मैं इसको एक बार हटा देता हूं। हाँ जी, पेपर में अगर आएगी ना, 15 है टोटल, 15। एक बार देख लूंगा मैं। देख, जीटीए, एडवोकेट, ऐसी वाली सर्विसेज तो कॉमन है, तो आती हैं। ठीक है, तो वाली तो है, पर एक बार मेरे को दिखा दी और कौन से, कितनी होंगी। सर थोड़ा ऊपर से स्क्रॉल कर देना। बस दिखा दिया है ना। ठीक है, इसको लिख लो बच्चे एक बार। क्या करना है, सर एक बार वो एंड कॉलम दे दो। ये सारे नाम नहीं है, भाई ऐसा लिख लो, सप्लायर इनका नाम नहीं है, प्रोडक्ट है, ये बनवा के ये कंडीशन लिख रहे हैं हम लोग, ये कटलरी आते मेरे पास, ये गुड्स के नाम है, पर ये गुड्स के लिए ऐसे पहले तक पहले ये सारे ये पूरे सारे कर सकते हैं। यहाँ तक ये पूरे ये पूरा ये पूरा इंटरेस्टेड सप्लायर और रिसीपेंट छोड़ दो, बस ये कंडीशन रख लो, ये गुड्स के लिए ये गुड्स है, गुड्स में सब नाम भी सकता है। अच्छा, ये भी सॉल्व से ठीक है, एग्जैक्ट नंबर सिलेक्शन सप्लायर भी आते हैं, तो अगर भी पूरे हैं, ये सारे हैं।
चलिए ना बच्चे। एडवलरम होता है परसेंटेज बेसिस। जैसे सपोज कर आप मैकडोनल्ड्स पे खा रहे हो तो उधर 2.5% होता है, जो भी चीज परसेंट पे लग रही है उसको एडवलरम बोला जाता है। हाँ मतलब कोई भी चीज परसेंटेज बेसिस पे उसको एडवलरम बोला जाता है। नोटिफाइड गुड्स भी लिखने होंगे। सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस बोला जाता है। लेकिन बट वो सर्विस है। जल्दी लिख लो रे। हाँ नोटिफाइड गुड्स स्टार्ट कर सकते हो आप, क्योंकि मैं आपके साथ जैसे 9 सबसेक्शन 3 जो स्टार्ट हो रहा है उसमें यही है कि भाई पहले गुड्स की बात हो रही है और वो सिर्फ हमें नाम याद करने। तो एक बार लिख लो एक बार। सर 9(3) देखना है। हाँ 3 लिखो। क्या यू आर कहाँ लिखा है? अनरजिस्टर्ड किसकी? एविएशन टरबाइन फ्यूल। सर 9(4) और 9(5) अभी लिख लूँ या फिर छोड़ दूँ? अभी लिख लो, अभी लिखना है दोस्त, जो अभी ये फॉर्मेट बन रहा है पूरा। हाँ जी, ये ना नोटिफाइड गुड्स हैं। देखो गुड्स के ना सिर्फ नाम है, ठीक है, आपको वो इतना याद नहीं करना, ठीक है। जैसे अगर मैं एक बार बोलूं कौन कौन से गुड्स के ऊपर, चलो पहले लिख लो आराम आराम से। कैश्यू नट्स, बीड़ी रैपर लीव्स, टोबैको लीव्स, रॉ कॉटन, लॉटरी, सिल्क यार्न, यूज व्हीकल, सीज्ड गुड्स, ओल्ड एंड यूज गुड, वेस्ट एंड स्क्रैप। आपको मतलब बाय चांस पेपर में आ सकता है 2 नंबर का कि लिस्ट कर दो गुड्स को जिनके ऊपर आरसीएम है, तो आपको बस ये नाम और ऐसे ही ये ध्यान रखना है। गुड्स में तो इतना ही है हाँ। बीड़ी रैपर लीव्स, आपने बीड़ी देखी? क्या हुआ आप, जोएब जी आप पीछे क्यों देख रहे हो? पीछे 2 बच्चे हैं बेटी। ठीक है, एक बात बताइए, वो जो लीव्स होती हैं वो ऐसे कोई भी लीव होती होगी या कोई स्पेसिफिक होती होगी? स्पेसिफिक, जिसको मतलब कि उसी से ही तो मतलब, समझ रहे हो? तो बेसिकली बीडी रैपर लीव्स का भी एक ट्री होता है, कुछ होता है, देखोगे आप एक बार। देखते हैं एक बार, मुझे भी नहीं पता, एक बार लेट्स रिसर्च। पान के उसको सुखा के बनाते हैं, वेरी गुड नॉलेज। हायर परचेज नो नॉलेज। बीडी रैपर लीव्स,
नो इंटरनेट। नेट पे हो गया है हम्म, कर लेंगे वाईफाई है ही नहीं, अभी रिचार्ज ही नहीं हुआ। लैक ऑफ फंड्स। सर नया बैच के आने के बाद कराऊंगे। तुम्हारे बैच की सब्सक्रिप्शन हो चुकी है। नहीं यार, उधर ऑटोमेटिकली ना पेज नहीं आ रहा, वो तो मेरे को ऐसे ऐप में नहीं जा रहा मैं अभी। वही पे बिल आ जाएगा, अभी तो कर दूंगा वो चीज। ईशान जी क्या पूछ रहे थे? ये देखो ऐसी होती है। सर एक बार बताओ पाम का टेंड्यू लीव्स बीडी रैपर, ये रिलीज। तो आईटी से मुझे बताइए ऐसी लीव होती है नहीं होती? बस बेटे, अगर इन चीजों पर यानी कि जो भी बीडी रैपर लीव्स होती होंगी भाई, ये तो कोई ना कोई ट्री या कुछ होता होगा ना, तो ये बेचते होंगे या ऐसे बहुत सारे पेड़ लगे हैं बस लगाते जाओ? ऐसे नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट होता पूरा का पूरा। तो ये जिनके भी होंगे, जिनके भी ट्रीज है कुछ है, तो वो सरकार को बेचेगी, किसको बेचेगी पता नहीं, लेकिन मुद्दे की बात है सप्लायर के ऊपर नहीं लगेगा। किसके ऊपर लग जाएगा? रेसिपिएंट, क्योंकि आरसीएम बेसिस है। मुझे बताइए, क्लियर है? और पहले वाला समझ आ गया था? कैश्यू नट्स नॉट शेल्ड, आपने वैसे कैश्यू नट देखा है? मतलब जब तक वो पील्ड नहीं होता और वो नहीं होता, देखा है काफी? हाँ, हाँ एग्जैक्टली, उसके अंदर होता है, तो वो एकदम रॉ बेच रहे हो आप, वो वाले की बात हो रही। ठीक है। देन टोबैको लीव्स, रॉ कॉटन, ये भी साथ में जो जितना लिखा हुआ है ना वो लिख लेना। लॉटरी टिकट, सिल्क यार्न, यूज व्हीकल सीज, पूरा पूरा लिख लेना। इसे मैं कुछ बताने का नहीं, आपको याद रखने का है बस। एग्जैक्टली, दीज आर द गुड्स ऑन विच आरसीएम इज एप्लीकेबल। सर लॉटरी सप्लाई का पैकेट वाला हाँ पूरा लिखना है दोस्त। ये ऑप्शन पील्ड, नॉट शेल्ड और नॉट पील्ड। हम्म, when supplied to any local authority or lottery distributor. आरपी रजिस्टर्ड पर्सन RP restaurant। ऐसे लिखते रहते हो, तुम्हें सही लगता है? मैं वो ख्याल में वैसा लगता है, मैं क्या करूं क्या बोलूं। सप्लाइड रॉ कॉटन एग्रीकल्चरिस्ट टू रजिस्टर्ड पर्सन। क्लियर है एकदम? आप सब बच्चे को जो वीडियो में शेयर कर रहा हूँ देख रहे हो? देख रहे हो? देखते हो तो लाइक क्यों नहीं करते फिर? हैं? बाकी चैनलों पे ही करोगे क्या लाइक सारे? ऋतिक जी, बाकी चैनल। हाँ अच्छा हाँ आपने एक क्वेश्चन पूछा इंटरेस्ट कॉस्ट एंड बेनिफिट हाँ, एक पूछा था ना। हाँ गुड, चलेगा। ये आप हमारी वीडियो भी देखते हो? है जी। ओल्ड एंड यूज गुड्स, वेस्ट एंड, सेकंड जो सेकंड हैंड हो गया व्हीकल वो हाँ यूज। यार बड़े बड़े लेवल पे अगर किसी का काम ही वही है, स्क्रैप डीलर्स, ठीक है, वो आगे बेचता हो किसी को, जो बिजनेसमैन है वो प्रोसेसिंग के लिए, बहुत सारे जमेले होते हैं भाई इंडस्ट्री समझने में, तो वो हो जाएगा पूरा। सर आपने कर दिया सीज्ड एंड यूज्ड, कॉन्फिस्केटेड गुड्स, जब्त कर लिए गए बेटे। अगर आप कभी गाड़ी लो और अगर आप लोन नहीं चुकाओगे तो क्या होगा? जब्त हो जाएगा, पिटाई भी हो सकती है, रिकवरी डिपार्टमेंट भी आ सकता है, चाहे आप कहीं भी हो, यूपी में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो।
मुझे भी लग रहा था। सर ये क्या सप्लाइड बाय सीटीएस आरपी आरपी अच्छा And both ETH और TRP लिखा है तो हाँ when supplied by central government or state government to registered person और ये लोकेश के ऊपर क्या ये ना सारे यूनियन टेरिटरी ये सेंट्रल गवर्नमेंट यूटी इन सब ने किसको सप्लाई करा है रजिस्टर्ड एक बार बोल देता हूँ नहीं तो इसमें कंफ्यूजिंग हो जाएगा तुम्हें ये वेस्ट को क्या लिखा कहाँ पर वेस्ट ओल्ड एंड यूज गुड्स ये सारे सप्लायर है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूटी और इन्होंने किसको बेचा है टू रजिस्टर्ड पर्सन क्या ये क्लियर है ओके अब शुरू होगा बेटे ये तो गुड्स के तो बस आपको नाम याद करने थे नाम याद करने को टेक्निक नहीं ऐसा नहीं है मतलब आप वो कर सकते हो कि देखो आपको बीड़ी रैपर और टोबैको तो याद ही रहेगा कैश्यू नट्स भी हो जाएगा क्योंकि साथ में ये चलता ही है साथ में याद रहेगा हाँ वेस्ट भी याद रहेगा ओल्ड एंड यूज्ड सीज याद ही रहेगा ये तो सारा लॉटरी भी याद ही रहेगा ऐसे जरूरत है नहीं याद की बस याद ही तो है सब ठीक है आइए अब आप मुझे बताइए अब मैं आपके साथ सर्विसेज की बात करने जा रहा हूँ बच्चों ठीक है और सर्विसेज के अंदर ऐसे 15-16 है आज हम थोड़ी आसान वाली कर रहे हैं और मैंने आपको जो एग्जांपल एक दिया था लाइफ में वो भी आ जाएगा याद है मैंने आपको आरसीएम जब समझाया था तो एलआईसी एजेंट की बात करी थी ठीक है तो सबसे पहले वो वहीं से शुरू कर लेते हैं एक इंश्योरेंस एजेंट अगर सर्विस देता है इसको कैसे लिखना होगा मैं आपको बता दूंगा अभी ठीक है एक इंश्योरेंस एजेंट अगर सर्विस देता है हाँ यश मेरे को ना 15-20 मिनट दे दे बता एक बार अर्जेंट बता क्लास में था अभी अच्छा चल मेरे को दे 20 मिनट दे मैं तेरे को कॉल करता हूँ ठीक है मैं क्या करता हूँ हाँ जी ठीक है तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक एजेंट है तो क्या मैं कह सकता हूं ही इज अ सप्लायर और रेसिपिएंट कौन हो जाएगा बच्चे पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस अब आप समझो कि आगे क्या लिखा हुआ है लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी मालूम है क्यों क्योंकि अगर ये टैक्सेबल टेरिटरी और अगर ये बाहर है तो किस पे जीएसटी होगा बिकॉज द रेसिपिएंट शुड बी इन अ टैक्सेबल टेरिटरी ना क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड है तो वो इधर होगा तो वो रिसीव इंडिया में कर रहा है तो इसलिए ये चीज आपको बार बार दिखेगी कि ये वर्ड लिखा हुआ दैट इट इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी आप मुझे बताइए जैसे एग्जांपल दे सकता हूँ एलआईसी तो आप मुझे बताइए एक इंसान है जो एजेंट है जो कि सप्लायर है और वो सर्विस दे रहा है कौन सी सर्विस दे रहा है एजेंसी सर्विस आपको लग रहा है कि ये फॉरवर्ड चार्ज फॉलो कर पाएगा एजेंट कितने सारे होते हैं बेटे उनके बस की नहीं है रजिस्ट्रेशन करानी उनका टर्नओवर ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा समझ रहे हो तो बेसिकली अगर कोई भी एजेंट अगर सर्विस देता है टू एलआईसी तो क्या हो जाएगा भाई सर जी आरसीएम लग जाएगा क्लियर है यहां तक पहले आइए आपको मैं लैंग्वेज के साथ पहले एक बार दिखाना चाहूंगा क्योंकि हम जब लिखेंगे एक बार आपका लॉजिक बैठ जाएगा तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मतलब वो फिर स्पीड अप हो जाएगा सर थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था अभी आपने जो आरसीएम के ऊपर बोला है सर्विसेज का वो एक बार थोड़ा गो थ्रू करवा दोगे। हाँ मतलब सर्विस के अंदर अभी हम लोग एक एक सर्विस देख रहे हैं तो सबसे पहली सर्विस जो देखेंगे ना उसी से देखो भी समझ आ जाएगा कि एक सप्लायर होगा एक रेसिपिएंट होगा हमें उनके नाम याद करने पड़ेंगे ठीक है जी आइए और साथ में नोट्स बनवा दूंगा आपको भी
13 पॉइंट देखिएगा क्या लिख रहा है वो, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजेंट ऑफ, अरे सॉरी कोई और नहीं। पॉइंट नंबर 7, सर्विस सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट। कुछ बातें जो ध्यान रखनी है, हु इज अ सप्लायर इंश्योरेंस टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस। ऐसी क्रिटिक्स बनाने के लिए ये जो एजेंट है रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कुछ बोल रहा है, कुछ नहीं बोल, तो रजिस्टर्ड हो या नहीं हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं, जब बोल देगा तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है, तो अगले कॉलम में जो है वो नेचर ऑफ सर्विस, क्या सर्विस दे रहा है वो, इंश्योरेंस सर्विस, इंश्योरेंस किसको दे रहा है, एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। यानी कि भैया बात इतनी सी है, बात इतनी सी है कि अगर अब देखिए इसका, यानी कि अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट कौन सी सर्विस दे देगा जी, इंश्योरेंस सर्विस। वैसे इसको इंश्योरेंस सर्विस नाम ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बेसिकली मैं आपकी मार्केटिंग कर रहा हूँ, इसको एजेंसी सर्विस बोला जाता है, समझ रहे हो। इंश्योरेंस सर्विस तो एलआईसी खुद देगा ना उसको, मैं कौन सी सर्विस दे रहा हूँ, एजेंसी सर्विस। किसको दे रहा हूँ, पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो इस पे क्या हो जाता है बच्चे, आरसीएम हो जाता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, पहला पॉइंट बना, नोटिफाइड, नोटिफाइड सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3, नोटिफाइड सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3। ठीक है बच्चे, सबसे पहला इसी तरीके से बॉक्स बना लेना कि ये एक बंदा सप्लायर हो गया, ये बीच में सर्विस आ जाएगी, और इधर नाम आ जाएगा सर जी रेसिपिएंट का। कही है, क्लियर है। इसी की आवाज है, ऐसा लग रहा है ना एकदम आर्टिफिशियल रेन हो रही है। हाँ, नहीं नहीं सही में नहीं हो रही, अभी तो मैं आया था यहाँ तक आया एकदम स्टार्ट होगी तो पता नहीं, ये देखो, और स्टार्ट हो गई। अरे अभी नहीं हो रही थी, अभी सही में नहीं हो रही थी, अभी जब मैं इधर था ना नहीं हो रही थी तब, अब तो हो रही है यार वैसे। अरे सही में कह रहा, अभी एकदम से जब मैं इधर आया तो एकदम से आवाज नहीं बढ़ गई थी। बताओ यार, सही में नहीं हो रही थी, मैं इधर गया था अभी कुछ भी नहीं था, धूप निकली हुई थी वो। चलिए लिख लिया, रिकवरी एजेंट होता है कुछ, भाई बैंक ने लोन दे रखा है, पैसे नहीं दे रहे, बैंक क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज को नहीं भेजता, कहता है एजेंसी ढूंढो रिकवरी एजेंट वालों, अपने आप जाएंगे बोरोवर के घर, समझ रहे हो। तो बेसिकली अगला क्या है, अगर एक रिकवरी एजेंट, रिकवरी एजेंट कौन होते होंगे, जिम जाते होंगे, स्वास्थ्य की आप जिम जाते, ठीक है, क्या मैं कह सकता हूँ रिकवरी एजेंट जैसे बाउंसर टाइप्स होते हैं, पैसे नहीं देंगे, समझ रहे हो? मैं नहीं जाता, ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली रिकवरी एजेंट सर्विस किसको दे रहे हैं बच्चे, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो आरसीएम लग जाएगा, क्योंकि रिकवरी एजेंट बोलेगा मैं आपकी जितनी रिकवरी कराऊंगा उसका 5% मेरा, 10% मेरा, समझ रहे हो।
तो बेसिकली इस पर भी क्या हो जाता है बच्चे, आरसीएम हो जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिएगा। आज तो हमने इजी इजी वाली करनी है बेटे। तो अगर वो रिकवर नहीं कर पाए तो फिर क्या? तो एक कॉन्ट्रैक्ट, कोई बात नहीं हो पाता। सब थोड़ा पे नहीं किया उसके साथ क्या? वो टूट फूट जाते हैं। आपको ट्राई करना है एक बार। तो थोड़ा अगर नहीं है तो मतलब वही है, मतलब फिर वही है कि उसके बाद तो फिर ऐसा तो मेरे को भी नहीं पता वैसे क्या होगा, बट मूवीज में देखा ना पिटाई हो जाएगी और वो चीज। लिख लिया रिकवरी एजेंट वाला। ऋतिक जी सपोज करो आप रिकवरी एजेंट हो और आपको बैंक भेज रहा है किसके घर, दुष्यंत सर के घर की, इन्होंने लोन नहीं दे रखा, तो क्या करोगे? हैं? बताओ, ऋतिक से पनीर का पराठा का रिकवरी चाहिए इसको, मुझे रिकवरी करानी है। ठीक है, चलिए बताइए, 2 पॉइंट लिख लिए। आओ नेक्स्ट पर आते हैं। ये वाला अच्छा है पूरा, तो अभी रुको एक मिनट। आइए अब फर्स्ट पे। आपको पता है इधर आप कल को सीए सीएस सीएमए करोगे, आपकी प्रैक्टिस होगी। आप अगर क्लाइंट्स को सर्विस दे रहे हो तो जीएसटी आप लोग ही चार्ज कर रहे हो। पर एक और सर्विस सेक्टर है जो कह रहा है भाई हम तो नहीं करने, हम नहीं करते चार्ज, एडवोकेट। एडवोकेट का पैनल स्ट्रॉन्ग है बेटे। एडवोकेट कह रहे हैं नहीं भाई आज नहीं, बारिश हो रही है। फाउंडेशन के छोटे बच्चे हैं, जाने दो उनको, क्या कर सकते सर वो आया हैं। अरे तुम्हारी क्लास में बैठा तो हुआ था वो। हाँ, अभी एक और क्लास भी थी इनकी, मेरी 2 अकाउंट्स की रख रहा था मैं, पर अब मन नहीं कर रहा। ठीक है, नहीं नहीं यार, ठीक है। अब तुम्हें पढ़ाऊंगा लंबा, चलो ये बोल दिया ना आपने। एसएम की क्लास है। ओहो 4:30 होने वाले हैं। ओ देखो बच्चे, अगर कोई एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट अगर लीगल सर्विस देते हैं टू बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी अपने बहुत बड़ा समंदर है। फर्म हो सकता है, कंपनी हो सकती है, कोई ट्रस्ट हो सकता है, अपने को नहीं जाना उसमें। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, लोकेटेड का होना चाहिए। तो भाई ऐसा आरसीएम लग जाएगा, यानी कि आप समझो जितने भी लॉयर्स हैं। ठीक है, अच्छा एक लॉयर एक इंडिविजुअल को सर्विस दे रहा है तो वो जीएसटी चार्ज करेगा, करेगा। हालांकि ये दोबारा बातें उठने वाली है एग्जेम्पशन के अंदर, पूरा का पूरा चार्ट बनेगा बिजनेस एंटिटी को दिया किसमें, तो ये दोबारा यूज होने वाला आपका। पर अभी इतना गहरा नहीं सोचना, अभी आपको पर याद करना पड़ेगा, एडवोकेट्स अगर लीगल सर्विस देते हैं टू बिजनेस एंटिटी, आरसीएम है जी। आप मुझे बताओ भाई, एडवोकेट की तो ज्यादा सुनी जा रही है, समझ रहे हो? आप कल को कोई सर्विसेज दे रहे हो, कॉर्पोरेट सर्विस आपका प्रैक्टिस है, आप खुद चार्ज कर रहे हो, कंप्लायंस आपके ऊपर, एडवोकेट के ऊपर कोई कंप्लायंस नहीं बेटे। क्योंकि उनकी थोड़ी ज्यादा चलती है। ऐसा हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, मैं जीएसटी काउंसिल का मेंबर नहीं हूं, समझ रहे हो? बट हाँ मतलब ऐसा है, थोड़ा उनका डोमिनेंस रहता है लॉयर और उनका, तो हम्म क्या है? तो हो सकता है, मतलब कैन बी पॉसिबल रीजन, तो वो चार्ज करेगा। नहीं, तेरा इतना बड़ा फर्म है, तेरे को क्या लग रहा है अगर तू डॉक्टर है क्लिनिक में तो बिल रेज नहीं कर रहा कि इंडिविजुअल आ रहा है तो डॉक्टर पेशेंट? आप तो ऑर्गेनाइज्ड हो जी, समझ रहे? अगला क्या है बच्चे, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस दे रहे किसको, बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। भाई ट्रिब्यूनल होते हैं, कोर्ट होते हैं, इन्होंने सर्विस दी तो आरसीएम लग जाएगा। मुझे बताइए, क्लियर है? बिल्कुल लिखने है ये। कोई इंडिविजुअल दे रहा है एडवोकेट को, इंडिविजुअल एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट क्या होता है ये हम देखेंगे, इतने साल हो जाते तो उसे सीनियर एडवोकेट बोला जाता है। और फर्म ऑफ एडवोकेट सर्विस दे रहा है तो हाँ, एडवोकेट में आप अभी
सर ये सेकंड वाला आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कोर्ट होते हैं, ठीक है, ट्रिब्यूनल लेवल पे कोर्ट होते हैं, जैसे मतलब हाई कोर्ट से नीचे होते हैं, तो ट्रिब्यूनल लेवल बहुत सारे और इश्यूज होते हैं जो ये लोग हैंडल कर रहे होते हैं, तो ये सर्विस देंगे बिजनेस एंटिटी को, वो भी होता है। और हाँ, वो भी होता है, पर जैसे जनरल केसेस भी होते हैं। अगला भी लिखना है, स्पॉन्सरशिप सर्विस। मान लीजिए बेटे, ये क्या लिखा है, वी के बताइए कौन है। वेरी गुड। विराट कोहली ने सर्विस दी स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप सर्विस कैसे देते हैं लोग भाई, हमने टी शर्ट पे उन्होंने एड्यू जंक्शन लिखवा दिया। तो आप मुझे बताइए, कल मैं डीकैथलॉन गया था, तो मेरे को लगा कि क्रिकेट में मतलब कौन सी जर्सी मुझे बेस्ट सूट करेगी, तो मैंने विराट कोहली की जर्सी ली। मतलब जो सेम गेम लेवल जिनका होना, मतलब सेम लेवल का खेलते हैं, तो वो आरसीबी की नहीं, वाइट कलर, टेस्ट मैच की, ठीक है। एनीवेज, विराट कोहली स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है बॉडी कॉर्पोरेट को और पार्टनरशिप फर्म को लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। विराट कोहली बोल रहा है कि बैट पे एमआरएफ लगाऊंगा, उसके 10 करोड़ दूंगा एमआरएफ से, लेकिन जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब जीएसटी इस पे आरसीएम पे, बिकॉज देयर मेनी इंडिविजुअल्स, हालांकि वो बहुत ऑर्गेनाइज है, बहुत बड़े लेवल पे चल रहे हैं, बट अगर दे आर गिविंग स्पॉन्सरशिप सर्विस, तो आप ये कह सकते हैं आरसीएम लग जाए। विराट कोहली इज गिविंग स्पॉन्सरशिप सर्विस टू एमआरएफ, कैन आई से यस? ठीक है, तो क्या विराट कोहली जी जीएसटी चार्ज करेंगे या एमआरएफ खुद ही आरसीएम पे कर देगा? एमआरएफ कर दे। ओके, तीनों पॉइंट लिख दिए, जल्दी लिखो बेटे। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल गए हो कभी? कोर्ट गए हो कभी? एफआईआर हुई है कभी पुलिस थाने गए हो वहां पे? क्यों, क्या चुराया था? इलीगल? क्या क्या इलीगल हुआ था? अच्छा, घर में करा था कंस्ट्रक्शन, पुलिस ले गई फिर तुम्हें? वो भारत में अंदर कर दिया जेल के? हैं? ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है, कोर्ट समझ रहा है, कोर्ट है, फिर है क्या मतलब, आगे क्या बताऊं मतलब, कोर्ट है, जैसे लोग जाते हैं, जज है उधर, लॉयर है, ठीक है। ट्रिब्यूनल ने सर्विस दी टू बिजनेस एंटिटी, तो ये तो ऑब्वियस नहीं है, हर बार यही हो रहा था ना, ये सर्विस दी, इनको दी, ये सप्लायर है, ये नेचर ऑफ सर्विस है, ये रेसिपिएंट है। मैं समझा नहीं पाया, आई विल इम्प्रूव। ठीक है, हो गया ना? चलिए, आप मुझे बताइए, तीनों पॉइंट हो गए वाले? ओके, छोटे छोटे पॉइंट करेंगे बेटे। ओ माय गॉड, म्यूजिक कंपोजर, आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, आप मुझे बताइए, जोएब जी जैसे आप बहुत अच्छा गाते, वेरी गुड, अगर आप सर्विस दें एक म्यूजिक कंपनी को कि मैं गाना गाना चाहता हूँ, म्यूजिक कंपनी ने आपको बुलाया, आपने गाना गाया, थोड़ी देर बाद आपने खुद को बाहर पाया, अच्छा राइम कर गए ये। तो क्या आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करी या नहीं करी? ठीक है, तो बेसिकली लाइक यू आर कंपोजिंग अ म्यूजिक और यू आर एनी आर्टिस्ट, और अगर आप एक म्यूजिक कंपनी प्रोड्यूसर को सर्विस दे रहे हो, तो भाई आप आर्टिस्ट हो, आप कहाँ से रजिस्टर कराओगे? ठीक है, तो किस बेसिस पर हो जाएगा इसका जीएसटी का कंप्लायंस? आरसीएम बेसिस। जैसे आप देखते हैं टी सीरीज और ये, सो दे आर प्रोडक्शन कंपनी, क्या काम करते होते हैं कॉम्प्लिकेटेड में हम जा नहीं सकते, बट अगर एक सिंगल बंदा एक सर्विस दे रहा है, गाना गा रहा है, इनको प्रोवाइड कर रहा है वो गाना, भाई गाना है ये लो तुम पब्लिश करो अपने चैनल पे, तो उस पर आरसीएम लग जाएगा बच्चा। ओके, आप सपोज करो आप आर्टिस्ट हो, ठीक है, तू गाना गाता है, तो क्या तू अपने यूट्यूब पे गाना अगर डालेगा तो देखो लग रहा है लोग देखेंगे?
तेरे को पता है गाना बहुत सही है, तो टाइम लग जाएगा। तू उसकी जगह किसी जैसे प्रोड्यूसर के पास चला गया, टी सीरीज, कि आप अपने चैनल पे गाना, ऐसे ही तो होता है, उन लोग को अप्रोच क्यों कर रहे होते हैं लोग, समझ रहे? टी सीरीज अगर गाना पब्लिश करेगी तो एकदम से जल्दी स्प्रेड हो सकता है ना वो। तो बेसिकली तू उधर गया, अब मुझे बता, क्या वो तेरे को कुछ पैसा देंगे? देंगे ना। तो इसमें सप्लायर कौन हुआ? आप हो गए। रेसिपिएंट कौन हो गया? जो हो गया, तो आरसीएम लग जाएगा। ये ऐसा होगा, गाना भी तुम दे रहे हो, पैसे ले लो, गाना डाल दो, ऐसा हो सकता है? यू नेवर नो। बट जनरली अगर वो गाना सही है, या आप ऑलरेडी कंपोज करते हैं, तो आप पैसा डिमांड भी करते हो, समझ रहे हो? इधर कभी भी ठीक है, आप नहीं कर। हो सकता है, पर ये वो नहीं है, मतलब योर कंपोज, आपके पास गाना है, आप उसे सेल आउट कर रहे हो। बताइए, क्लियर है बच्चे? ऑथर वाला अलग है, बताऊंगा अभी। आप सही बच्चों ने बागबान देखी है? बागबान मूवी में जो पेरेंट्स होते हैं, उनके साथ सही हुआ, या जो आज की जनरेशन है उन्होंने सही नहीं करा? अमिताभ बच्चन उसमें होता है ना, आपने देखा है बागबान के अंदर वो एक बुक लिखते हैं, ही व्हाट्स हिज एक्सपीरियंस, और वो टाइप करता है बस विद नो इंटेंशन कि वो बिकेगी नहीं बिकेगी, लेकिन कह सकता हूँ वो बेस्ट सेलिंग बुक बन जाती है। तो वो उन्होंने पब्लिश पब्लिश कौन होता है? पब्लिशर भाई, प्रिंट कराना सारा झमेले होता है भाई बहुत। एक होता है ऑथर, जिसने अपने दिमाग की चीजें उसमें डाल दी। ऑथर किसको बुक दे देता है प्रिंट करने को? पब्लिशर को। पब्लिशर किधर है जी? लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। आपने देखा है वहां पे जब उनकी बुक बहुत फेमस हो जाती है तो पब्लिशर पैसे लेकर आता है। कितने रुपए लेकर आता है? 10 लाख रुपए लेकर आता है। तो बेसिकली क्या अमिताभ बच्चन जी ये बोलेंगे 10 लाख प्लस जीएसटी, या इस 10 लाख के ऊपर आरसीएम बेसिस पे अपने आप पब्लिशर पे करेगा? अपने आप पे कर। अगर एक ऑथर एक पब्लिशर को सर्विस दे रहा है तो सप्लायर को फॉरवर्ड चार्ज लगाने की जरूरत नहीं है, रेसिपिएंट ही लगा देगा। इसमें एक दो बातें और है। ऑथर ऑल्सो हैज द ऑप्शन टू पे टैक्स ऑन, फॉर ऑथर कह रहे हैं ना भाई हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सरकार ने ऑप्शन दिए ऑथर वाले केस, ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कि भाई तू रजिस्टर होना चाहिए, नहीं तो फॉरवर्ड चार्ज की क्या बातें कर रहा है। और दूसरा डिक्लेरेशन कि ऑप्शन वंस टेकन कैन नॉट बी विड्रॉन फॉर 1 ईयर। ऐसे बीच में 6 महीने बाद मत आ जाना, नहीं नहीं हम नहीं करना चाहते। अगर एक बार ऑप्शन ली तो 1 साल तक चलता रहेगा। और आप जो इनवॉइस इशू करोगे उस इनवॉइस पे भी डिक्लेरेशन डाल दो कि मैं वो इंसान हूं जो फॉरवर्ड चार्ज पे जीएसटी पे करने को अग्री हुआ हूं, एंड आई अग्री फॉर 1 ईयर। पूरी की पूरी बात आप लिख देंगे। अगर ऑथर चाहे ही कैन ऑप्ट फॉर फॉरवर्ड। फॉर दैट आपको एक रजिस्ट्रेशन लेनी होगी और एक डिक्लेरेशन है कि अब आप 1 साल तक रिवर्स नहीं कर सकते उस चीज को। और अपने इनवॉइस पे लिख दो दैट आई एम एन ऑथर, वो तो सबको पता ही है, बट आई चूज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म फॉर 1 ईयर। क्लियर है बच्चे? अगला देखिएगा। भाई सितंबर में बारिश हो रही है, पहले नहीं होती थी ना? 17 सितंबर नहीं होती थी शायद सर। बताइए, अगला देखिएगा। अब मैं जो बताऊंगा ना मैं बता दूंगा, आप नोट डाउन घर पे कर लेना। ठीक है, चलेगा ना ऐसे? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं फिर हम फिर थोड़ा नोट कर लेंगे, कोई बात नहीं, मुझे जल्दी नहीं है, वो दुष्यंत सर की क्लास है ना इसलिए। 5-7 मिनट। तो छोड़ो सर आप। नहीं नहीं, इतना आज वो कराना है। एक बात बताइए, मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आरबीआई। देखो, एक आरबीआई है,
आरबीआई को कोई सर्विस दे रहा है और उस कमिटी का नाम क्या है, ओवरसीइंग कमिटी, पर वो सर्विस ओवरसीइंग कमिटी नहीं दे रही, कौन दे रहा है, एग्जैक्ट जाना पड़ेगा, मैं मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी। कौन सी सर्विस है मुझे कोई लेना देना नहीं। ओवरसी करते आरबीआई के 1000 पैरामीटर होते हैं, 1000 कमिटियां बनी हुई हैं। आपको नाम याद रखना है, मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी। दिस कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आरबीआई। ये किसको सर्विस दे रहा है, मेंबर, आरबीआई को। आरसीएम लगता है इस पर। अगला देखिएगा फिर से, नोट कर लीजिएगा, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। आपको क्या लग रहा है बच्चे कि ये जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, ये बैंक का एम्प्लॉय कॉल करता है कि क्रेडिट कार्ड ले लो, डेबिट कार्ड ले लो? ये ऐसा हो सकता है किसी एजेंसी को मैंने बोल दिया हो कि भाई तू मेरे कार्ड भेज भाई। इट इज पॉसिबल कि बैंक के एम्प्लॉयज भी कर सकते हैं, बट डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कौन हो गया, आई विल डू मार्केटिंग फॉर योर प्रोडक्ट। आपने एक नया कार्ड करा है, ठीक है, मैं उस प्रोडक्ट को बेचूंगा। कैसे बेचूंगा, मेरे को डेटा दो, मैं कॉलिंग करूंगा इंडिया लेवल पे, मैं मेल्स डालूंगा, मैं आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करूंगा कि इसमें इतने पॉइंट्स मिल जाते हैं, पेट्रोल के पॉइंट मिल जाते हैं, वॉट एवर रीज। तो एक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, सप्लायर का क्या नाम हो गया बच्चे, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। सर्विस कौन सी दे रहा है वो, सेलिंग सर्विस ये दे रहा है। किसको दे रहा है, बैंक और एनबीएफसी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। क्या लग जाएगा इस पर, आरसीएम। आपको सारे याद करने पड़ेंगे, नोट कर लीजिए एक बार। इसमें जो सप्लायर है ना, वो कौन है, मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी। ओवरसीइंग कमिटी एक कमिटी है दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आरबीआई टू ओवरसी अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स। किस सेक्टर में किस लेवल पे इन्फ्लेशन क्या है, ऐसे 1000 तरीके होते हैं आपको एनालाइज करना होता है, ठीक है। सो मेंबर ने सर्विस दी आरबीआई को, इस पर आरसी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्लियर है बच्चे, नोट कर लिया है? एक होता है बिजनेस फैसिलिटेटर। हम्म, इंडिविजुअल जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, समझ रहे? वो तो तुम थोड़ा सा लैंग्वेज देखोगे बस, वो मेन वर्ड क्या है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कैन बी इंडिविजुअल। उसमें ऐसे लिखा हुआ है, एनी इंडिविजुअल बीइंग अ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट प्रोवाइडिंग सर्विस। अगला क्या बच्चे, बिजनेस फैसिलिटेटर। बच्चे ऐसे नहीं होता ना कि आपको प्रोडक्ट बेचे मैं सबको कॉल ही करता रहूं, देयर आर मेनी अदर क्रिएटिव वेज जिससे मैं आपके बिजनेस को सपोर्ट कर सकता हूँ। सो उस चीज को बिजनेस फैसिलिटेटर बोल दिया जाता है। बिजनेस फैसिलिटेटर प्रोवाइडिंग सर्विस टू अ बैंकिंग कंपनी लोकेटेड इन टैक्सेबल सर्विस। क्या करता है ये, इसमें हमने क्या करना है, बिजनेस फैसिलिटेटर है। ये कौन है बच्चे, सप्लायर। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस, सो दैट उसकी प्रेजेंस बढ़े, वट एवर मीन्स। किसको सर्विस दे रहा है, बैंक को, तो इस पर क्या है, आरसीएम है। कई क्लियर है? बस एक दो रह गया, बस फिर खत्म। एक और बता दूं, एक ही बताना। एक होते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, ये भी एक फैसिलिटेटर जैसे होते हैं। ये छोटे मोटे लोग नहीं होते समझना। कॉरेस्पॉन्डेंट जैसे कौन होता है, एसबीआई ने बोला है भाई रूरल एरिया तक हमें पहुंचाओ भाई। एसबीआई कह रहा है मैं नहीं दिमाग लगा सकता, हाँ आप पहुंचाओ, मेरे ब्रांचेस पहुंचाओ, कैसे पहुंचाओगे वो देखोगे, ठीक है। एक सेकंड, आर्सलन अभी ना फाउंडेशन की क्लास नहीं है दोस्त आज। अरसलान सेम, ठीक है। कत्यानी जी अभी ना फाउंडेशन की क्लास नहीं है। ओके सर। ओके बच्चे, ओके।
ठीक है। अब ये क्या है, एजेंट ऑफ बिजनेस भाई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बड़ा है, उसके बहुत सारे एजेंट होते हैं। एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट किसको सर्विस दे रहे हैं, तो इस पर भी आरसीएम होता है। यानी कि आप एक एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और आप सर्विस दे रहे हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, तो उस पर भी आरसीएम। ओके, ओ माय गॉड। अगला आप बताइए बेटे। हम्म, अब तो मैंने तो एक कराया, अगला आपने करना था। ठीक है, ये वाला बताओ। ऋतिक जी आप ही बता दो, बस ये वाला खत्म। जब तक विशेष सर का फोन नहीं आया तब तक बारिश आ रही है। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। सिक्योरिटी सर्विस होती है सिक्योरिटी गार्ड लगाने की। मान लो एक कॉलोनी है, उसको 4 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, वो खुद हायर करे या एजेंसीज होती हैं। आई कैन कॉल सम एजेंसीज और बोल सकता हूँ आई नीड 4 सिक्योरिटी गार्ड, 10 सिक्योरिटी गार्ड, 100 सिक्योरिटी गार्ड्स। समझ रहे हो? तो एनी पर्सन, और वो सर्विस किस चीज की दे रहे हैं बच्चे, सिक्योरिटी। किसको दे रहे हैं, रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। अगर कोई बंदा, सर्विस ऑफ सिक्योरिटी का मतलब यही होता है आई एम प्रोवाइडिंग यू द पर्सोनल, मैं आपको लोग प्रोवाइड कर, तो क्या उस पे फॉरवर्ड चार्ज है या आरसीएम है, आरसीएम पर सरकार बीच में आई। सरकार ने बोला हमें भी सिक्योरिटी गार्ड चाहिए होते, सेंट्रल गवर्नमेंट को 5,000 10,000 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। वो कह रहा है कि अगर ये बंदा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी को सप्लाई कर रहा होगा सिक्योरिटी सर्विस, तो आरसीएम नहीं है भाई, सरकार बहुत तेज है, सरकार खुद को हटा दिया, साइड से कर दिया। यानी कि यू शुड बी अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो आरसीएम लग रहा था, अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल, उस पर फॉरवर्ड लग जाए। फॉरवर्ड होगा या एग्जेम्प्ट होगा, ये फर्दर एनालिसिस होता है, जो हमारा पार्ट नहीं है। जिसपे होगा कि सर उस केस में क्या होगा, वो जीटीए और वो उसमें करेंगे, लेकिन कंक्लूडिंग बात नहीं कर सकता मैं इस बात, डिपेंड करता। हर सर्विस के अंदर कॉम्बिनेशन अगर बन रहे हैं तो सरकार ने फर्दर नोटिफिकेशन क्या दी। ठीक है जी, आगे सुनिएगा। तो एक तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे तो आरसीएम नहीं लगेगा, और दूसरा किसको, कॉम्पोजिशन स्कीम वाले। यानी कि आप जो सर्विस, आप समझिए ये दोनों यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है। यानी कि ये रेसिपिएंट की कैटेगरी। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम वाले को सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आरसीएम नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, एग्जेम्प्ट होगा, जनरली बोला जाता है फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, मैं इसलिए ये चीज बोल रहा हूं क्योंकि एग्जैक्ट बात हम लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, लिख लिया? लिख लो बेटे बारे में। कोई जल्दी नहीं है बेटे, कोई क्लास नहीं है मेरी इसके बाद। लग नहीं रहा मुझे ट्यूशन से लेंगे आज, मन नहीं हो। कॉल आ जाता नहीं तो अब तक उनका। 10 मिनट के बाद आते हाँ, ओ माय गॉड, मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप ये बता दो ये क्या है, आप सिखाओ बेटे अब मुझे। ठीक है, इतने सारे गुड्स हैं, वो आपको याद, यू आर नॉट सपोज टू लर्न इट। आपको जो इतना पता होना चाहिए रेट्स है बस, ये भी जरूरत नहीं है वैसे तो, पर भाई लिखा हुआ है तो मेरे को लिखना पड़ता है भाई। ठीक है, और सर्विस के केस में कितने हैं, ये रेट सारे के सारे सर्विसेज। देख वैसे आज तक तो कभी जरूरत नहीं पड़ी है, पर मैं ऐसा बोल नहीं सकता ना, तो याद ही कर लो तो सही है, मतलब होती है 0.75, 2.5, 3.75, 6, 9, 14।
आज तक तो नहीं है। कोई दिक्कत बच्चे? बस एक दो चीजें आप सुन लीजिए। नहीं अभी नहीं, अगली क्लास में लिखवाऊंगा। इफ सप्लायर इज अनेबल टू डिटरमाइन वेदर सप्लाई इज इंट्रा और इंटर, मतलब ड्यू टू एनी रीजन, मान लो मुझे भी नहीं पता कि इस स्टेट में आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, पर बिल आपने बोला अरे तू भाई बिल लेना, मैं अभी खरीदने आया हूं, तेरे को मैं 10 दिन बाद बताऊंगा कि दिल्ली दिल्ली में जाएगा या यूपी में जा रहा है गुड्स। हो सकता है नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो आप मुझे बताइए, अगर सप्लायर को पता नहीं चल पा रहा कि सप्लाई इंट्रा है कि इंटर है, तो क्या माना जाएगा? इंटर, इंटरस्टेट माना जाएगा। दूसरी बात, अगर रेट फाइंड आउट नहीं हो पा रहा तो क्या रेट हो जाएगा? 18%, दैट इज 9 + 9। कही क्लियर है बच्चे? ये अमेंडेड ही होने चाहिए, पर अगर इसमें कोई हल्का वुल्का चेंज आ गया हो तो डाल देंगे। बिल्कुल अलग है, दिखा देना मेरे को एक बार। रेट ऐसे तो कोई अमेंडमेंट बहुत ज्यादा तो आई नहीं, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे में बहुत पुराने वाली है, क्योंकि स्लैब भी वो लगे। हाँ ठीक है, फिर एक बार देख दूंगा मैं, पर ऐसा कोई चेंज आता नहीं है। कितने रेट दिया हुआ है? 0.125 दिया हुआ है। 0.25? सर एक बार आप ही देखते हो। अरे वो अगली क्लास में देखूंगा, वैसे बता देगा तो। ठीक है, एक बार देख लेंगे इसको। ठीक है, और बस ठीक है बच्चे, तो इतना रखते हैं। और नेक्स्ट क्लास में आपका चार्ज भी खत्म हो जाएगा जी। ठीक है साहब? ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय 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 बाय।